नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूस में एक क्रांति होती है 1917 ईस्वी में, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति क्यों होती है, किन कारणों से वहां के लोग अपने राजा के विरोध में खड़े हो जाते हैं, इनको लेकर के एक बड़ा महान क्रांति होती रूस में, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति एक मजदूरों, किसानों और निम्न वर्ग के लोगों द्वारा राजा के विरुद्ध में लड़ा गया लड़ाई था। इसके बारे में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या वहां के लोगों को परेशानी हुई, आखिर क्यों राजा का शासन हटा दिए और मजदूर वर्ग का शासन रूस में स्थापित किए। इन सभी कारणों के बारे में इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। रूस में हम बताएं कि राजा का शासन चलता था, यानी कि यहाँ भी एक राजतंत्र व्यवस्था ही लागू थी। राजतंत्र व्यवस्था के आधार पर रूस में राजा शासन करते थे। उस समय यानी जब बोल्शेविक क्रांति हुआ, हम जान रहे कि 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उस समय रूस में शासन कर रहे थे जिनका नाम क्या था, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय के नेतृत्व में रूस में शासन हो रहा था, राजा का शासन चल रहा था। परंतु ऐसी ढेर सारी घटना हुआ, ऐसा ढेर सारा कारण हुआ जिसकी वजह से राजा के शासन को हटा दिया गया वहां के लोगों द्वारा। जार निकोलस द्वितीय रूस में शासन कर रहे थे और इनके कई कारण हुए जिनकी वजह से बोल्शेविक क्रांति जैसा घटना हुआ। हम पहला कारण देख लेते हैं कि पहला कारण था कि रूस के शासक का जो है निरंकुश होना। दूसरा हम लोग कारण देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि रूस के शासक द्वारा जो है किसानों पर एक बड़ा ही अव्यवहार रूप से टैक्स लगा दिया था। तो हम दूसरा कारण देख लेंगे कि किसानों की खराब स्थिति यह भी एक कारण हो गया था, जिससे गरीब वर्ग के लोग राजा से खिलाफ हो गए थे। किसान की खराब स्थिति के बाद हम अगला कारण हम देखेंगे इस क्रांति में कि वह कारण जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी हुई वह थी औद्योगिक, जिसे हम लोग पूंजीपति भी कह सकते हैं। पूंजीपति का ही होता है उद्योग, तो औद्योगिक या पूंजीपति का कारण हम लोग भी देखेंगे कि यह भी एक कारण रहा था युद्ध होने में। हम लोग चौथा कारण के बारे में समझेंगे कि किस तरह से कार्ल मार्क्स का जो विचार था, जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, कार्ल मार्क्स का विचार किस तरह से रूस में फैलने लग गया था तेजी से, जिसके वजह से यहाँ के जनता राजा के खिलाफ खड़ा हो गया। हम लोग अगला नेक्स्ट कारण में देख लेंगे कि किस तरह से 1905 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था रूस तथा जापान के बीच, और इस युद्ध में जापान को जीत हासिल हुआ था, जो कि एशिया का एक छोटा सा देश है रूस के सामने, और रूस इस युद्ध में पराजित हो गया था। तो यह भी एक कारण उत्पन्न हो गया था जिसकी वजह से ऐसी घटना देखने को मिला। हम लोग नेक्स्ट कारण देख लेंगे, जिससे तत्कालीन कारण या मुख्य कारण मानेंगे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 ईस्वी से 18 ईस्वी तक चला था, और यही बीच में बोल्शेविक क्रांति घटी थी 1917 ईस्वी में। हम युद्ध को, लड़ाई को कई कारण में भी बांट सकते हैं। कारण तो है ही, हर एक समस्या से जूझ रहा है यहाँ के लोग, और उस समस्या को हम कई तरह से बांट सकते हैं। हम प्रयास किए हैं इन 6 कारण में समझने का कि बोल्शेविक क्रांति को हम मोटा मोटी समझ लेंगे कि किस तरह से यह क्रांति हुई थी। हम एक कारण और अगर हम जोड़ दे तो उचित रहेगा कि यहाँ के जो एक मुख्य कारण जो होते हैं लेखक लोग का, जिसे हम लोग प्रबुद्ध लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, तो कुछ विचारक भी हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचार से रूस में भी कार्ल मार्क्स के विचार से कुछ लोग उत्पन्न हो गए थे, जिसे हम बुद्धिजीवी कारण के रूप में देख लेंगे। हम कार्ल मार्क्स के विचार में भी यहाँ समझ सकते हैं बुद्धिजीवी या फिर कह सकते हैं कुछ लेखक लोग का भी योगदान रहा जो इस क्रांति को अंजाम दिया। देखिए, युद्ध जब होता है तो उसके कई कारण होते हैं। उन कई कारणों को हम समझने के लिए कुछ भाग में हम इसको बांट दिए हैं। हम एक एक करके हम इस कारण को समझने वाले हैं। पहला कारण हम देखेंगे कि शासक यहाँ का किस तरह से एक निरंकुश शासक था, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, रूस में हम जैसा कि बोले कि
राजा का शासन चलता था और वहां पर ये बेचारे शासन कर रहे थे। बेचारा क्या है, इनका नाम क्या है, जार निकोलस। जार निकोलस द्वितीय। इस समय वह राज कर रहे थे रूस में। और यह जो व्यक्ति थे एक बड़ा ही निरंकुश व्यक्ति थे। निरंकुश शासन, निरंकुश, निरंकुश क्या किसको कहते हैं, जिस पर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं उसको हम निरंकुश कह देते हैं। जैसे एक जानवर है कुत्ता, जिस पर आप अंकुश लगाते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर लेते हैं। और एक जानवर होता है शेर, जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कंट्रोल कर लेता है उसको कहते हैं कि यह सावा शेर है। तो शेर से, हालांकि शेर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो यह शेर के जैसा थे समझिए, जो निरंकुश थे, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते थे। जो इनका मन करता था रूस में वैसी शासन व्यवस्था लाने का प्रयास करते थे। इनका काम मन हो गया कि हम रूस में चाह रहे हैं, हालांकि हम बोले कि रूस अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, और उस इतना बड़ा देश में जाहिर सी बात है कि अनेक धर्म के लोग रहते होंगे, कई धर्म के लोग वहां पर रहते होंगे। वहां पर कई धर्म होगा, कई भाषा होगा, वहां पर संस्कृति भी कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति पाई जाती होगी। हर तरह से कह सकते हैं कि रूस में अलग अलग विविधता लोगों में पाई जाती होगी। और रूस जो यहाँ शासन कर रहे थे राजा साहब, इनका क्या मन हुआ कि देखिए रूस में जिसको भी रहना है उसको राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रीयकरण किसका, तो रूस का। तो कहा गया कि आप सभी को रूसीकरण होना पड़ेगा। रूसीकरण का मतलब रूस के जो कुछ भी राष्ट्रीय जैसा है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनलाइज, आपको उसी तरह के भाषा, यानी कि आपको धर्म मानना पड़ेगा। तो वहां पर धर्म चलता था कैथोलिक, तो आपको मानना पड़ेगा कैथोलिक धर्म। चाहे आप भले ही यहूदी हो, आप चाहे ईसाई हो या जर्मन हो, अलग अलग देश के भी क्यों ना हो, अलग अलग भाषा चाहे क्यों ना बोलते हो, आपको रूस के देश के जैसा ही सारा धर्म, संस्कृति, भाषा, हर चीज अपनाना पड़ेगा रूस के जैसा। रूस में उस समय हम बोले कि अनेक जात, जैसे कि एक अनेक धर्म, जैसे एक पोल जात के, पोल धर्म के लोग रहते थे, यहूदी भी रहते थे, कुछ जर्मन भाषा बोलने वाले भी लोग रहा करते थे। तो हर तरह के लोग रहते थे और इन सब पर एक नियम ला दिया गया कि आप सभी को रूसीकरण के नियम अपनाना पड़ेगा। यानी कि हर चीज रूस देश के जैसा आपको बर्ताव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कैथोलिक धर्म अपनाना पड़ेगा, रूस में जो भाषा चलता है वह भाषा को अपनाना पड़ेगा। इसको लेकर के 1863 ईस्वी में पोल जो एक धर्म के लोग थे, इन लोगों ने विद्रोह भी कर दिया, लेकिन रूस राजा ने इनको दबा दिया, पोल के आक्रमण को दबा दिया, पोलों के विद्रोह को खत्म कर दिया 1863 ईस्वी में। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक निरंकुश शासक द्वारा यहाँ पर शासन किया जा रहा था। तो यह एक बड़ी समस्या हो जाती है कि राजा अपने धर्म के जैसा दूसरे के धर्म को नहीं समझता है। दूसरे के धर्म और अपने दोनों को इक्वल मानना पड़ेगा। जैसे कि भारत में हम देखते हैं कि अगर भारत सरकार यह नियम लगा दे कि हर सभी व्यक्ति को भारतीयकरण अपनाना पड़ेगा, तो यहाँ समझिए कि जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसको कोई राष्ट्रीय धर्म घोषित करना पड़ जाएगा। जिस तरह से राष्ट्रीय खेल अभी तक कोई नहीं घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय खेल घोषित करना पड़ जाएगा। हर चीज भारतीयकरण करना पड़ेगा। कई सारे लोग विदेशी यहाँ पर आते हैं और भारत का नागरिकता ले लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह भारत का नागरिक हो गया। एक भारत का नागरिक होना और एक भारतीय को अपने अंदर बसाना, दोनों में अंतर है। भारत के लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई भी भारत का नागरिक अपना सकता है। क्या रियल में भारतीय हैं, इस बात की पुष्टि उनके द्वारा अपनाए गए भाषा, कल्चर या व्यवहार, हर तरीका से रहने वाला माहौल के अनुसार पता चल जाता है। क्योंकि इंडियंस जो शुरू से अगर देख पाएंगे तो भारतीयों का कल्चर शुरू से अगर कहेंगे तो बहुत ही बेसिक आधार ग्राउंड पर रहा है। लेकिन जिस समय से अंग्रेज का शासन भारत में हो गया है, उस समय से सभी भारतीय भले ही नागरिक हैं भारत के, लेकिन मन से, विचार से पूर्ण रूप से वह पश्चिमी देशों का जो है अनुपालन करते हैं। तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि भारत का होते हुए भी कोई व्यक्ति क्या सच में उसके अंदर भारतीय छिपा है, यह आप अपने अंदर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ भी यही देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों को राजा जबरदस्ती कहता है कि नहीं, आप सभी को रूस जैसा बनना पड़ेगा, भाषा कल्चर अपनाना पड़ेगा। इस पर जबरदस्ती थोपा गया। हालांकि वर्तमान में स्थिति कुछ और है। यह बात उस समय की है जब राजा वहां का बहुत ही निरंकुश शासन कर रहा था, नीति को अपनाए हुए था।
तो यह एक बड़ी समस्या, एक बड़ा कारण बन जाता है, जो कि आगे चल करके जितने जो अलग अलग धर्म के लोग थे वह सब रूस के सरकार के खिलाफ चले गए। हम लोग नेक्स्ट कारण हम लोग देखने जा रहे हैं किसानों की खराब स्थिति। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रूस में इतना बड़ा देश होने के बावजूद रूस जो एक देश था वह खेती पर डिपेंडेबल था। वहां के करीब जो है 80% किसान जो थे वह खेती करते थे, 80% लोग खेती से जुड़े हुए थे। लेकिन एक समस्या क्या थी कि वहां पर जमीन जो था वह बड़ा बड़ा प्लॉट में न होकर के टुकड़ों में बटा हुआ था। जिस तरह से बिहार में देखते हैं कि एक छोटा छोटा टुकड़ा होता है जमीन का, बड़ा प्लॉट नहीं होता है जमीन का, खेत का आकार बहुत ही छोटा छोटा है, टुकड़ों में बटा हुआ है। तो यहाँ भी रूस में भी टुकड़ों में जमीन बटा हुआ था। हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्लॉट, एक वैज्ञानिक तरीका से खेत को बंटवारा नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से किसानों को खेती करने में बहुत समस्या होती थी। अनाज जितना उत्पादन करना चाहते थे उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। इतना समस्या होने के बावजूद यहाँ के शासक इन पर जो है बड़ी मात्रा में कर टैक्स के रूप में लेता था, बहुत ज्यादा टैक्स लेता था। यहाँ पर एक नियम चलता था, कृषक दास प्रथा। कृषक यानी कि किसान, दास यानी नौकर, प्रथा यानी कि नियम। आप किसान को, जमींदार लोग क्या करते थे, किसान को खरीद लेते थे और अपने यहाँ उसको रखते थे। दिन भर उसको काम करना है और बदले में उसको भरपेट खाना मिलेगा। आप जीवन भर उससे यही काम करवा सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यह कृषक यानी किसान को दास बनाने वाली एक प्रथा ही चलती थी, दिन भर के लिए खरीद लेना। तो इसे 1861 ईस्वी में वहां के एक सरकार था जिसे समाप्त कर दिया था यह नियम को। उनका नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर सेकेंड, अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा यह नियम को समाप्त कर दिया था, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हो पाए। तो एक किसान की भी समस्या थी कि क्योंकि उत्पादन से अधिक इनको टैक्स देना पड़ जाता था। तो किसान की समस्या ने भी इनको बहुत ज्यादा परेशानी में डाला। अगला हम लोग कारण देख रहे हैं, औद्योगिक या पूंजीपतियों का भी जो है कुछ योगदान रहा, जो कि यह युद्ध में हुआ। देखिए हम जैसा कि बोले कि रूस के सरकार चाहता था कि हर चीज क्या हो, रूसीकरण के हिसाब से हो, रूसीकरण। अगर रूसीकरण के हिसाब से नहीं होगा तो यहाँ के राजा आपको जो है परेशान करेगा। देखिए यहाँ पर अधिकतर कह सकते हैं कि रूस के कंपनी शासन नहीं, वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे थे। रूस में विदेशी कंपनियों का अधिक हस्तक्षेप था, विदेशी। और कोई भी विदेशी जब आपके मोहल्ले गांव में आएंगे व्यापार करने के लिए, कंपनी स्थापित करने के लिए, तो वह यहाँ के लोगों के भलाई के बारे में नहीं बल्कि अपना फायदा के बारे में सोचेंगे। और यही काम रूस में भी होने लगा। रूस के में अधिकतर विदेशी पूंजीपति लोग आकर के कंपनी लगाना शुरू कर दिए और यहाँ के मजदूरों से सारा दिन 12-12 घंटा तक का काम करवाना शुरू कर दिए। यहाँ के लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। जो मजदूर को समस्या हो रही थी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई भी नियम या कानून व्यवस्था नहीं था। यहाँ कह सकते हैं कि मजदूर को राजनीतिक कुछ अधिकार नहीं प्राप्त था। यहाँ के मजदूर लोगों को यूनियन बनाने का भी कोई हक नहीं था। यूनियन लेबर जो मजदूर संघ होता है वह भी बनाने का यहाँ अधिकार नहीं दिया हुआ था। तो रूस के मजदूर भी अपने राजा के खिलाफ खड़े हो गए। अगला हम लोग कारण देखते हैं क्या, तो कार्ल मार्क्स के विचार। कार्ल मार्क्स जैसा कि हम बताएं कि यह अपना जो है साम्यवादी विचार से बहुत अधिक विश्व में फेमस हो गए थे। साम्यवादी का विचार इन्होंने दिया था वर्ग संघर्ष के आधार पर, कि समाज में सभी वस्तुओं पर, सेवाओं पर अधिकार मजदूरों का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, लेकिन सरकार का होगा मजदूर के आधार पर और इसे हम वर्ग संघर्ष के आधार पर यह अधिकार रहेगा मजदूर लोगों को। तो ऐसा इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था। इसको लेकर के यह अपना एक पुस्तक भी प्रकाशित किया था, दास कैपिटल। इन सब के बारे में हम पिछले लास्ट वीडियो में देखे हुए थे। तो साम्यवाद के वजह से रूस में भी कुछ कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित लोग आना शुरू हो गए। उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय नामक एक लेखक हुए जो कि एक पुस्तक ही लिख डाला था, वार एंड पीस। तो वार एंड पीस नामक एक पुस्तक लिखे थे टॉल्स्टॉय, जो कि रूस के एक लेखक हुए थे। और यह रूस में समाज के जो श्रमिक वर्ग थे, इन्होंने समाज के लोगों को उकसाने का काम किया, जो इनका विरोध था। 1905 का
लड़ाई, 1905 के लड़ाई के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। समझिए, एक जगह पड़ता है जिसका नाम है क्रीमिया। क्या? क्रीमिया। और इस क्रीमिया को लेकर के युद्ध हो जाता है रूस और फ्रांस, रूस और फ्रांस, जो कि यह जो लड़ाई हुई थी वह 1853 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रीमिया को लेकर के एक बार पुनः युद्ध हो गया, किसके साथ? तो रूस के साथ तथा जापान के साथ। और इस युद्ध में रूस का पराजय हो जाता है, रूस युद्ध में हार जाता है और जापान जीत जाता है। और जब यह बात पूरी दुनिया को पता चलता है तो इतना रूस को बदनामी झेलना पड़ता है कि एक छोटे से देश से तुम हार गए। यह देश एशिया का पड़ता है, तो एक एशिया के देश ने यूरोप को देश को हरा दिया, ऐसा हल्ला हो गया मार्केट में, जिसको लेकर के रूस को बहुत ज्यादा परेशानी हुआ। और रूस की सभी जनता ने जाना शुरू कर दिया सरकार के पास, जो वहां के राजा थे वहां जाना शुरू कर दिए जार निकोलस के पास। और जिस तरह से रूस में जो मिडिल क्लास थे, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, उनके सैनिक मारे गए थे और उन लोगों के घर में खाने तक का जो है अनाज नहीं बचा हुआ था। यहाँ की जनता ने रूस के सरकार से रोटी दो का नारा लगाना शुरू कर दिया। और नारा लगाते हुए जो राजा महल में रहते थे, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, यह शहर कहाँ पड़ता है? तो यह शहर आपको पड़ेगा पेट्रोगार्ड में। कहाँ? पेट्रोगार्ड में यह स्थान पड़ता है। पेट्रोगार्ड में, इस शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, महल है जो कि पेट्रोगार्ड में पड़ता है। वहां पर सभी जनता जाना शुरू कर दिया और यही राजा रूस के रहते थे और रोटी दो का नारा लगा रहे थे। लेकिन रूस के सरकार ने, जार निकोलस ने इन सभी निहत्थे जनता पर ऑर्डर दे दिया कि इन सब पर गोली चला के मार दो। जिस तरह से भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था, वही घटना रूस में देखने को मिला 9 जनवरी के दिन 1905। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को निहत्थे जनता पर जार निकोलस के द्वारा गोली चला दिया गया और सभी लोग मारे गए। इस दिन जो है रविवार का समय था, रविवार, जिसे हम लोग खूनी रविवार के नाम से भी जाने जाता है। खूनी रविवार। खूनी रविवार की घटना कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। आप देख पा रहे हैं कि यह जो महल है यही है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना, जो शहर का स्थापना है, वह पीटर नामक राजा के द्वारा किया गया था और उस समय यहाँ राजधानी ही घोषित कर दिया गया था। पीटर नाम के एक राजा थे रूस के, उन्होंने ही सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना किया था और इसे राजधानी बना दिया गया। यह रूस की क्या रहेगा? राजधानी, रूस की राजधानी बना दिया गया था। और इसके बाद यहीं से जो भी राजनीतिक काम होता था, जो भी फैसला लिया जाता था, यहीं से लिया जाता था। यह जो आप नदी जो देख रहे हैं, यह नेवा नदी है। कौन सी नदी है? नेवा नदी। नेवा नदी के तट पर यह बसाया गया शहर जो आप यह देख रहे हैं, यही मुख्य रूप से जो है राजा का शहर है। आप यहाँ ये वाला जो भी मेहराब दिख रहा है, यही है सेंट पीटर्सबर्ग की महल। तो यहीं पर इन्होंने राजनीतिक फैसला लेना शुरू कर दिया, राजधानी चूंकि यहाँ बना दिया था। यह जो शहर है यह नेवा नदी के तट पर स्थित है। नेवा नदी के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग शहर स्थित है। 1918 ईस्वी में जब बोल्शेविक क्रांति समाप्त हो जाती है, 17 ईस्वी के बाद बोल्शेविक क्रांति समाप्त होने के बाद इसकी राजधानी फिर मॉस्को कर दिया जाता है। रूस की राजधानी फिर हो जाता है मॉस्को। और इन्होंने 1918 ईस्वी तक जो है पूरा लेनिन का सहयोग रहता है बोल्शेविक क्रांति होने में। तो इस शहर का नाम फिर पीटर्सबर्ग से हटा दिया जाता है। पीटर के नाम पर ही नाम शहर का पड़ गया पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग और पीटर्सबर्ग नाम हटा करके इस शहर का नाम 1924 ईस्वी में, चूंकि लेनिन मर जाते हैं तो लेनिन के ही नाम पर इस शहर का नाम रख दिया जाता है लेनिनग्राड। लेनिनग्राड इस शहर का नाम घोषित कर दिया जाता है। परंतु पुनः 1991 ईस्वी में रूस 15 देश में, जैसा कि हम जानते हैं कि विघटित हो जाता है, तो पुनः इस शहर का नाम लेनिनग्राड से हटा करके सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया जाता है 1991 ईस्वी में। तो इस तरह से यह शहर का इतिहास रहता है।
रूस का राजधानी दो जगह रहा है। एक हम देख रहे हैं कि मॉस्को में, जो कि 1918 ईस्वी के बाद हो जाता है, और रूस की राजधानी पहले रहता है जब पीटर नाम के एक राजा रहते हैं, उन्होंने ही अपने नाम पर शहर का स्थापना किया, और यहीं पर 1918 के पहले तक रूस की राजधानी रही है पीटर्सबर्ग में। यह सभी हम देख रहे हैं। यह 9 जनवरी 1905 की घटना है, जहां पर राजा के सिपाही के द्वारा निहत्थे जनता पर गोली बरसा दिया जाता है, और इसी घटना को हम लोग ब्लडी संडे कह देते हैं। ब्लडी संडे या खूनी रविवार, ब्लडी संडे हम लोग नाम देते हैं, जिसे हम लोग खूनी रविवार का घटना कहते हैं, खूनी रविवार। देखिए, यह 2 तरीका से डेट पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि भारत में भी कई कैलेंडर चले थे। एक विक्रम संवत चला, शक संवत चला, हिजरी संवत चला, अभी ग्रेगोरियन चल रहा है। तो ग्रेगोरियन रूस में 1918 ईस्वी से आता है, जब यह लड़ाई खत्म हो जाती है बोल्शेविक क्रांति। तब रूस में भी पहले अपना उसका कैलेंडर चलता था, जिसे बोला जाता था जूलियन कैलेंडर। क्या? जूलियन जिस तरह से रशियन होता है, उसी तरह से जूलियन कैलेंडर यहाँ पर चलता था, जूलियन कैलेंडर। लेकिन यह जूलियन कैलेंडर चला कब तक? 1918 ईस्वी तक। 1918 ईस्वी के बाद यहाँ भी ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू कर दिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर 1918 से चल रहा। दोनों कैलेंडर के बीच में अंतर कितने दिन का है? तो 13 दिन का अंतर पाया जाता है। 13 दिन का यह अंतर है। यानी कि यदि मान लेते हैं कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुआ, तो बताइए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कितने दिन का घटना रहेगा? तो आपको जो है इसमें 13 दिन जोड़ना पड़ जाएगा। तो 9 3 12 2 22 जनवरी 1905 ईस्वी को ग्रेगोरियन के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से खूनी रविवार की घटना घटी, और यह हमारा हो जाएगा 9 जनवरी जूलियन कैलेंडर, जिससे हम कह सकते हैं पुराना कैलेंडर, और इसको हम लोग कह सकते हैं यह नई कैलेंडर है। तो पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को यह घटना हुआ। इसको जूलियन कैलेंडर हो गया और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर हो जाता। देखिए, आगे हम लोग पुनः कारण पर वापस आते हैं कि जब यह घटना हुआ 1905 ईस्वी में, देखे कि जब जापान से युद्ध हार जाता है रूस, तो रूस के राजा को नाकामी सहना पड़ता है, और रूस के जनता सरकार के पास जाती है, जार निकोलस के पास रोटी दो नारे के लगाते हुए, और रूस के जनता उनका स्वागत कर देते हैं बंदूक से, जिसकी वजह से यह घटना अंजाम मिल जाता है खूनी रविवार का। इसके बाद अगला हम लोग रीजन देखते हैं कि रूस के राजा को भी अब लगने लग जाता है यह बहुत ज्यादा कुछ गलती कर दिया है। इसके लिए 1906 ईस्वी में एक ड्यूमा नामक संस्था का स्थापना किया जाता है। ड्यूमा नामक संस्था, ड्यूमा क्या होता है? संसद। जिस तरह से भारत में होता है संसद, उसी तरह से रूस में क्या होता है? ड्यूमा। तो ड्यूमा की स्थापना की जाता है, और जो भी किसान लोग के बेटा बेटी जो कोई भी मारे गए हैं रोड पर, जो कि लेनिनग्राड के शहर है, पेट्रोग्राड के शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग महल है, वहां पर जो लोग मारे गए थे उनको प्रतिनिधित्व बना दिया गया कि आइए आप लोगों का भी कोई प्रतिनिधित्व ड्यूमा में बैठेगा, प्रतिनिधित्व यहाँ पर शामिल होगा। कहा कि बढ़िया बात है, सब बुर्बक जनता सब खुश हो गया। लेकिन जैसे ही क्रांति, थोड़ा सा माहौल शांत दिखा, तो ड्यूमा में जो है, जो लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, इस स्वतंत्रता को फिर से पुनः हटा दिया गया। यानी प्रतिनिधित्व स्थापित किया गया था, इसको पुनः हटा दिया गया 1906 ईस्वी में। फिर से यहाँ के लोग का गुस्सा शांत हो गया, अब यह कुछ नहीं कर पाए। फिर से अब धीरे धीरे लोग, यहाँ के जनता सरकार का विरोध कर रहे हैं, और यही तरह से काम चल रहा है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो रीजन कारण बन जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का समय शुरू हो जाता है 1914